अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं इंतहाई अहम कानूनी उमूर पर बात करूंगा, जिसका ताल्लुक आपके गैर मनकूला जायदाद, जिसमें ज़मीन भी हो सकती है, मकान, प्लाट, दुकान या ज़री ज़मीन पर अगर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हो जाए, खा आप सिर्फ मालिक हों या सिर्फ काबिज़ भी हों, तो आपको अगर गैर कानूनी तौर पे बेदखल कर दिया जाए या उस पर काबिज़ हो जाए, तो आपके पास कानून के मुताबिक कौन कौन सी सिविल या क्रिमिनल रेमेडी मौजूद है, उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तो आज का जो वीलॉग है, ना सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स या वकला के लिए या प्रॉपर्टी मालकान के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं समझता हूँ तमाम आम शहरियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँ इनके तमाम कानूनी पॉइंट्स कि आपके पास सिविल लिटिगेशन में क्या क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं, क्रिमिनल में लिटिगेशन में आपको क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल लिटिगेशन के हवाले से। तो सिविल लिटिगेशन में अगर आपका मकान, ये सारी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से किसी किस्म की प्रॉपर्टी कोई गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हो जाए, तो फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के नाम से याद करते हैं। और इसमें दो सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सेक्शन 8 है और एक सेक्शन 9 है। सेक्शन 8 उस वक्त डील करता है कि अगर आप जो हैं मालिक हैं और आप मालिक होते हुए बेदखल कर दिया जाए या कोई काबिज़ हो जाए, तो सेक्शन 8 के तहत आप सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सके अगेंस्ट दी पोजेसर, जो कि जिसने इलीगल डिस्पोजेस किया है या फिर ग्रैब या काबिज़ हो जाता है। इसी तरह सेक्शन 9 में आपका उस प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बेशक आप उसके मालिक कानूनी तौर पे टाइटल आपके पास ना हो, ओनरशिप ना हो, लेकिन आप जायज़ तौर पे काबिज़ हैं, पोजेशन में है, तो भी आपको डिस्पोजेस कानून के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता, वो डील करता है। अब इसको हम अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें कि अगर आप मालिक हैं तो उसकी जो लिमिटेशन एक्ट है वो सेक्शन आर्टिकल 142 और 144 उसको लागू होता है। और उसके मुताबिक आप 12 साल के अंदर अंदर, उस वक्त से जब आपको डिस्पोजेस किया गया हो या आपकी प्रॉपर्टी पर काबिज हो गया हो, तो 12 साल के अंदर अंदर आप सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप काबिज़ हैं और आपकी बेदखल कर दिया जाए या कोई आपकी प्रॉपर्टी जिस पर आप काबिज़ थे उस पर पोजेशन कोई कर लेता है अगेंस्ट दी लॉ, तो फिर आपके पास 6 महीने की रेमेडी है कि आप उस पर कब्ज़े के लिए सूट फॉर पोजेशन फाइल कर देते हैं। तो ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं मलकियत के हवाले से कि अगर आप मालिक हैं तो उसमें यकीनी तौर पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे कि मैं ये फ़लाँ प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, जिसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे एविडेंस के लिए, उसमें जो है आप अपनी रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, लगा सकते हैं, इंतकाल लगा सकते हैं, फ़र्द है या अलाटमेंट लेटर है, सेल डीड वगैरह है, तो वो लगाना पड़ेगा। और अगर वो लग जाता है तो ऑलरेडी ये स्टॉपल होगा कि ये आपकी मलकियत थी। अब दूसरी पार्टी ने साबित करना है कि जनाब मैं बेटर मालिक हूँ या मेरे पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इससे बेहतर डॉक्यूमेंट्स हैं, अदरवाइज़ तो कोर्ट ये डीम करेगी कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है और आप मालिक ज़मीन है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेक्शन 9 के हवाले से देखें तो इसमें आपको मालिक साबित नहीं करना, आपने साबित करना है कि आप पोजेशन में थे। और इसमें हमेशा आप उसमें एक टेनेंट के तौर पे देर प्रेथर ऑफ जजमेंट के टेनेंट को अगर किसी मालिक के मकान ने गैर कानूनी तौर पे डिस्पोजेस कर दिया है
तब भी आप डिस्पोजेशन का केस अंडर सेक्शन 9 कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। वहाँ पर जो आपने बेसिक साबित करना होता है कि जनाब मैं काबिज था, उसमें आप ओरल विटनेस भी ला सकते हैं जो गवाही दे सकते हैं कि जनाब ये विटनेस था। इसके अलावा आपके पास अगर कोई बिजली का बिल है या दूसरे अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे आपके पास साबित कर सकते हैं कि जनाब मैं पोजेशन में था, तब भी अदालत जो है डिग्री आपके फेवर में करेगी और वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पर जिसने आपको डिस्पोजेस कर दिया या काबिज हो गया तो उसको डिस्पोजेस कर सकती है। इन दोनों के हवाले से जो बहुत से केसेस का हवाला दिया जाता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मशहूर केस है बीबी सुगरा वर्सेस मोहम्मद असलम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल जो है ले डाउन किया कि नो वन कैन बी अलाउड टू टेक द लॉ इन हिज ओन हेड। ये स्पेशली सेक्शन 9 के हवाले से दिया गया है कि मिसाल के तौर पे बेशक वो मालिक मकान हो, लेकिन क्योंकि उसने रेंट के तौर पे दे दिया है, तो अगर वो रेंट की वायलेशन भी कर रहा है तो वो उसको मालिक मकान को कोई राइट नहीं है कि वो किराएदार को गैर कानूनी तरीके से डिस्पोजेस कर दे। उसका काम है कि वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन जो कि रेंट कंट्रोलर बनता है, तो रेंट कंट्रोलर में एविक्शन पटिशन लगाए उन ग्राउंड पे जिसकी वजह से आप डिफ़ॉल्टर हो गए। खुद लॉ को हैंड में नहीं लिया जा सकता। इसके साथ जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये इस पे अप्लाई होता है। जो सेक्शन ऑर्डर 7 और रूल 1 है उसके मुताबिक आप दावा दायर करते हैं। मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ ऑर्डर्स की बात करूंगा क्योंकि मेरा मौजू आज ये है कि अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और आपको डिस्पोजेस कर दिया जाता है या कोई काबिज हो जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि दावे के बाद फिर जो आपसे ऑर्डर 14 है उसके मुताबिक जो है वो इश्यूज़ फ्रेम होंगे। अब इश्यूज़ फ्रेम होंगे वही चीज़ कि जनाब क्या आप पोजेशन में थे, वो आपने साबित करना है, और दूसरा ये साबित करेगा कि नहीं मैंने डिस्पोजेस नहीं किया और कानून के मुताबिक किया है। उसके साथ इशू फ्रेम के साथ जो ऑर्डर 20 है उसके मुताबिक कोर्ट ऑर्डर करेगी और फिर एग्जीक्यूशन जो है ऑर्डर 21 के तहत होगा। इसके साथ साथ जब आप सूट फाइल करते हैं आपको डर होता है कि जो प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस किया गया है या फिर कोई काबिज हो गया है गैर कानूनी तौर पे, तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जिसको हम कानूनी तौर पे इंजंक्शन कहते हैं, इंजंक्शन हासिल करते हैं अंडर सेक्शन 56 ऑफ दी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और जो सीपीसी के जो लॉ है उसके मतलब ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 रेड विद सेक्शन 151 हम एक एप्लीकेशन उस सूट के साथ लगाते हैं और कोर्ट को हम प्रमा फशाई साबित करते हैं कि जनाब ये केस मैं जीत सकता हूं उन तमाम हालात पे जो कि मैंने सूट पे फाइल किया है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे फेवर में है एंड आई एम लाइकली टू सक्सीड इन द कोर्ट। और अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या इंजंक्शन इज़ नॉट ग्रांटेड तो फिर मेरा इररिपेबल लॉस होगा। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है आप प्रमा फेसाई इस्टेब्लिश करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू अटैच अलॉन्ग विद योर सूट, तो फिर वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि वो फिर फर्दर आप उस प्रॉपर्टी को ना किसी को दे सकेगा, ना वो बेच सकेगा, ना एलिनेट कर सकेगा, यानी कि कोई फर्दर उसमें एलिनेशन नहीं हो सकती, स्टेटस को ग्रांट कर देगा। उसके बाद आप प्रोसीड आगे फर्दर कर सके ताकि आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो जाए, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पैदा ना हो जाए। नाज़रीन ये थी तमाम चीज़ें मुख्तसर सिविल लिटिगेशन के हवाले से। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि सिविल लिटिगेशन के साथ हम क्रिमिनल को ऐसी प्रोसीडिंग हो ताकि जल्द से जल्द हमारी प्रॉपर्टी पोजेशन हो जाए, जो कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मैं बता रहा हूँ तो ये भी एक समरी प्रोसीडिंग तो नहीं है, लेकिन इसको स्पीडी रेमेडी ज़रूर कहा जाता है। स्पीडी तौर पर इसको चलाया जाता है, एफिकेशियस रेमेडी मौजूद है सिविल लिटिगेशन में। बहरहाल इन द प्रेजेंस ऑफ द इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 आप जो है सेक्शन 3 एंड 4 के तहत इलीगल डिस्पोजेसर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसकी सदा जो है वो 7 साल तक है, या जो अबेट करता है जो फैसिलिटेट करता है उसकी भी सदा 7 साल तक है। और वो भी स्पीडी रेमेडी है और 6 महीने के अंदर अंदर जो सेशन जज साहब ये मैंडेट है, ये जुरिडिक्शन है टू एंटरटेन एंड एजुकेट दिस इशू, तो वो आपको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेक्शन 7 जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है वो इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं और आपको इंटरिम तौर पे भी कब्जा वागजार करवाया जा सकता है। लेकिन एक और जो एक्ट ऑर्डिनेंस पास हुआ है पंजाब में, दैट इज़ प्रोटेक्शन
पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 2026, ये बड़ा एफिकेशियस लॉ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फरवरी में नाफिज तो हो गया, लेकिन अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। एंड वी आर वेटिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि इसमें मेन काम जो है ट्रिब्यूनल काम करेगा, जिसमें ट्रिब्यूनल में सेशन जज, ये एडिशनल सेशन जज ये केस को सुन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और उनकी हेल्प के लिए पहले जो है वो DRC यानी कि डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी थी, अब जो है स्क्रूटनी कमेटी है। तो 30 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है, लेकिन उससे पहले 30 दिन ट्रिब्यूनल देगी स्क्रूटनी कमेटी को, जिसमें DC, AC कंसर्न, ADCG, इसके अलावा DPO, पटवारी, गिरदावर सारे अपनी रिपोर्ट सबमिट करके एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी रखेंगे, इंक्वायरी करके वो ट्रिब्यूनल में सबमिट करेंगे। ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करने पे पाबंद है। बट अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 3-4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल कायम नहीं हुआ। तो इस वक्त क्योंकि ट्रिब्यूनल कायम नहीं हुआ, तो मेरी राय ये है उन दोस्तों को जो मुझसे फ़ोन भी बात कहते हैं, तो आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत रेमेडी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी रिपील नहीं हुआ पंजाब में। गो के पूरे पाकिस्तान में अभी ये इम्प्लीमेंट है और इस पर लोग केस फाइल कर रहे हैं, और पंजाब में क्योंकि दूसरा अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपके पास ये रेमेडी भी मौजूद है कि अगर आप क्रिमिनल रास्ता इख्तियार करना, प्रोसीडिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू रेमेडी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत आप पोजेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप इलीगल डिस्पोजेशन राइट नाउ फाइल सूट, ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।